तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है फिर से मेरे छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। और पार्ट 1 वीडियो में यानी कि अम्ल क्षार और लवण में हम लोग देखे थे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, और सबका डिफिनेशन हमने दो को पढ़ा था। एक जनरली हम लोग पढ़ा था कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है उसे हम लोग जो स्वाद में कड़वा होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, मैं समझ पा रहे ना। और जो स्वाद में उदासीन होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो देखिए, वो तो हो गया। फिर उसके बाद हम बताए थे आपको कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो देखिए, अम्ल उसे कहते थे आर्हेनियस के अनुसार जिसको जल में घोलने के बाद H+ आयन देता है, उसे हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं। जिसको जल में घोलने के बाद OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग क्षार कहते थे। तो प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल तथा क्षार की परिभाषा दे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+ आयन देता है। और जब क्षार को हम लोग जल में घोलते हैं तो OH- आयन देता है, बोले तो हम लोग बोलेंगे उसको कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इतना हो गया था। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक के बारे में। देखिए, सूचक एक ऐसा पदार्थ था जो हम लोगों को उससे यह पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, बोले तो लवणीय है। सूचक के माध्यम से पता करते हैं। सूचक हम लोग पढ़े थे 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक पढ़े थे और एक प्रकार का संश्लेषित, बोले तो कृत्रिम पढ़े थे। प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आ जाएगा, तो लौंग का तेल आ जाएगा, लिटमस पत्र आ जाएगा, और क्या आ सकता है, प्याज आ जाता है। बात समझ पा रहे ना। और कृत्रिम सूचक में आता है फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज आता है। हम लोग उस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे थे, वहां पे बात समझ पा रहे हैं। देखिए, जो हालांकि ज्यादातर हाईलाइट हम लोग का लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्रकार का थाइलोफाइटा वर्ग का लाइके नाम का पौधा से निकाला जाता है, उससे बनाया जाता है। देखिए, जो लाइकेन नाम का पौधा है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लाइकेन और इंग्लिश में हम लोग लीचेन कहते हैं। बात समझ पा रहे ना, तो याद रखिएगा। तो कहीं कहीं पे लीचेन में मिल सकता है और लाइकेन में मिल सकता है, तो आप वहां से याद रखिएगा। और हम आपको ट्रिक भी बता दिए थे, अनिल और छलनी लास्ट में बताए थे। चलिए, अब हम लोग उससे आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले। बात समझ पा रहे ना। अम्ल का रासायनिक गुण जो पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से जो हम फोटो बना रखे हैं, इससे अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। बात समझ पा रहे ना। चलिए देखते हैं हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण। तो अम्ल का रासायनिक गुण में सबसे पहले का गुण हम लोग लिखे हैं धातु से अभिक्रिया। यानी कि जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे, या बोल सकते हैं कि जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए, धातु को अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त कराता है। यानी कि जैसे धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे तो लवण बनेगा, और लवण बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो 1 नंबर का कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत क्या इंपोर्टेंट है। बात समझ पा रहे ना। तो देखिए, Zn जिंक क्या है, तो धातु है। HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक, बोले तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बात समझ पा रहे ना। तो ये धातु है, अम्ल से अभिक्रिया करा दिए तो ZnCl2 लवण हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा है। इसको भी इसी प्रकार प्रयोग के माध्यम से आप चाहो तो दर्शा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल करके हम लोग इसके अकॉर्डिंग फोटो बनाए। बात समझ पा रहे ना। तो देखिए, जिंक है, धातु है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। कि इतना ज्यादा मतलब हार्ड होता है कि अगर इसको हमारे अगर चेहरे पे या तो फिर शरीर के किसी भी भाग पे पड़ जाएगा तो वहां पे मतलब उसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अक्सर इसका प्रयोग हम लोग बैक्टीरिया वगैरह में करते हैं। मैं समझ पा रहे हैं कि तेजाब वगैरह बोलते हैं इसको। उसके बाद देखिए, जैसे जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 बनता है, यानी कि लवण बनता है। और H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। बात समझ पा रहे ना। तो देखिए, अब इसी को हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से हम लोग क्या करें, समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसा ही करके प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, सचित्र सहित वर्णन करे। तो ऐसा ही कुछ चित्र बना के वर्णन करना पड़ेगा, और अक्सर एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। बात समझ पा रहे हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, तो एक बिक्री लिए। बिक्री करने का मतलब कोई भी एक हम लोग बर्तन ले लिए, पात्र ले, केमिस्ट्री में पात्र बोलते हैं बर्तन को। बात समझ पा रहे ना। एक पात्र ले लिए हैं और इसमें क्या है, हम लोग एक सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए यहाँ से, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग का राजा इसको फिलहाल बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। और जो ऐसे ऐसे आपको लोक रहा है, जिंक का टुकड़ा है,
तो अम्ल में जैसे जिंक के टुकड़ा को यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े को जैसे ही डाल देंगे तो वे एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा, और वे एक दूसरे से जो अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के दौरान क्या बना देगा, तो बना देगा यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का ZnSO4, यानी कि ये अम्ल है जो कि अवक्षेप के रूप में यही पात्र में नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो जो इसके दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसको निकास नली के सहायता से हम लोग साबुन के विलयन में क्या करेंगे, उसको प्रवाहित करेंगे। यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा उसको निकास नली के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, तो साबुन के विलयन में हम लोग उसको प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही साबुन के विलयन में हम लोग उसको प्रवाहित करते हैं तो एक झाग के साथ क्या होगा, तो ऊपर कर उठने लगेगा। बस समझ पा रहे ना। तो जैसे ही एक झाग के साथ ऊपर उठने लगेगा और वही झाग के जो बुलबुला होगा यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला ऊपर कर उठने लगेगा और उसको जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, फट फट के धुआं के साथ जलेगा और अलग यहाँ पे अस्पार का देखने को पता चलेगा। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अक्सर हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग जलाते हैं तो फटफट ध्वनि के साथ जलता है और एक अलग प्रकार का चिंगारी देखने को मिलता है। बात समझ पा रहे ना। तो ये हम लोग का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। हम लोग फर्स्ट में देखे थे धातु को अम्ल से अभिक्रिया देखे थे, बात समझ पा रहे ना। अब हम लोग देखेंगे अम्ल का धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 होता है और धातु बोलता है, तो कोई भी धातु आ जाएगा। जैसे देखिए कैल्शियम धातु है और CO3 का मतलब कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट हो गया। बात समझ पा रहे ना। तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। बस बात सिंपल है इसमें, ठीक है। जो अम्ल होता है ना वो धातु से अभिक्रिया करने के बाद, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के बाद अम्ल क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। बस इतना याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे धातु कार्बोनेट है, Ca माने कैल्शियम, कैल्शियम धातु है और CO3 का मतलब कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और यहाँ पे अम्ल से अभिक्रिया कर लिया तो क्या हो गया, CaCl2 और CO2। मुख्य रूप से फिलहाल हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, तो रिलीज करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर यह है हम लोगों को NaCO3, Na माने सोडियम धातु है और CO3 क्या है, कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl और मुख्य रूप से हम लोग को फिलहाल यहाँ पे चलेगा CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा। बात समझ पा रहे ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुण, तीसरा गुण देखते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। देखिए अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, बात समझ पा रहे ना। देखो H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और MgO माने मैग्नीशियम धातु है और O लगा हुआ है बोले तो ऑक्सीजन। धातु का ऑक्साइड हो गया, अम्ल हो गया। तो देखो धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। बात समझ पा रहे ना। ये हम लोगों का धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड, आप यहां से याद रखना ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड H2SO4 लवण है, अभिक्रिया करेगा, सॉरी लवण नहीं भैया, अम्ल है, अम्ल है और इससे अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और यहाँ पे जल बना है। बात समझ पा रहे ना। तो हालांकि इसमें दो चीज है। जब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अम्ल धातु के ऑक्साइड, तो अम्ल H2SO4 अम्ल हो गया, धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड और अम्ल हो गया, से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करता है। देखिए Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का हल्ट्वाइज है यहाँ पे, तो अभिक्रिया किया है अम्ल के साथ तो यहाँ पे लवण और यहाँ पे जल बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है और H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया किया है तो यहाँ पे लवण और जल बना है। मतलब सिंपल सी बात है, धातु का ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, या धातु का हाइड्रोक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ये धातु का हाइड्रोक्साइड है। देखो Cu माने कॉपर धातु है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, तो धातु का हाइड्रोक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, या धातु का ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। भाई मेरे यहाँ पे करना क्या, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है और यहाँ पे O लगा हुआ है, धातु मेरा धातु का ऑक्साइड होगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा और इसका रासायनिक गुण का आखिरी देखते हैं। अम्लों अम्लों के भस्म से अभिक्रिया, माने भस्म का मतलब क्षार होता है, बात समझ पा रहे हो? तो भस्म का मतलब क्षार होता है। का हम लोग बोल सकते हैं कि अम्लों को क्षार के साथ अभिक्रिया बोल सकते हैं, बात समझ पा रहे हो? तो अम्ल भस्म के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कर करके लवण और जल का निर्माण करेगा। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, आपको याद रखना है। और यही अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, बात समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। हिंदी में लिख रखे हैं अम्ल है क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया करने के बाद NaCl लवण, नमक भाई लवण है, ठीक है, और H2O जल बन गया, बात समझ पा रहे ना? HNO3, फिर उसके बाद में NaOH, HNO3 अम्ल है, NaOH क्षार है, और अभिक्रिया कर करके NaNO3 बन गया, और यहाँ पे H2O जल बन गया, बात समझ पा रहे हो? तो सिंपल सी बात है भाई मेरे, आप याद रखिएगा कि जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 2 नंबर का हाईलाइट प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही।